नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की डीडवाना को बड़ी सौगात, 529 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। नीमका थाना में सिलिकोसिस स्क्रीनिंग शिविर आयोजित, 110 श्रमिकों की हुई जांच। रोशंदा ग्राम में रात्रि चौपाल का आयोजन, जिला कलेक्टर ने बिजली समस्या को लेकर दिए कार्रवाई के आदेश। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत ग्राम पंचायत आमेर विधानसभा क्षेत्र के साइवाड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं की 23 छात्राओं को निशुल्क साइकिलें दी गई। साइकिल पाकर छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला और उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में साइवाड़ ग्राम पंचायत के प्रशासक राजेंद्र बुनकर ने कहा कि राजस्थान सरकार की यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक सराहनीय कदम है। राज्य सरकार की इस योजना से दूर दराज से आने वाली छात्राओं को बहुत लाभ मिलेगा। छात्राओं को स्कूल आने जाने में सुविधा मिलेगी और वे नियमित रूप से पढ़ाई कर सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार टोंक जिले में शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत करने के लिए जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने जिला मुख्यालय के विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने डाइट रोड स्थित बडोद स्वरोजगार विकास संस्थान, पन्नाधाय आवासीय विद्यालय और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों को दिए जा रहे शॉर्ट व मिड टर्म कोर्सेज की जानकारी ली और प्रैक्टिकल ज्ञान पर जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार के लिए ऋण व मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पन्नाधाय विद्यालय में बालिकाओं से संवाद कर स्वच्छता सुधारने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में टोंक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सा संस्थानों को सम्मानित किया गया। CMHO डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि जिला अस्पताल टोंक, PHC मंडावर और UPHC हाउसिंग बोर्ड सहित अन्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच, टीकाकरण और बेहतर ANC सेवाएं प्रदान की। साथ ही उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उचित उपचार किया गया। उन्होंने कहा कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे माताओं और बच्चों का स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा डीडवाना दौरे पर रहे। उन्होंने डीडवाना जिले में 529 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जिस भी क्षेत्र का दौरा हो वहां विकास कार्यों की ठोस सौगात जनता को मिले, ताकि हर क्षेत्र संतुलित विकास की राह पर आगे बढ़े। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लाडनू में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में आए किसानों और युवाओं से संवाद कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए। शिविर में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और ग्राम उत्थान शिविर इसी का उदाहरण है। अब तक प्रदेश में 1500 से अधिक शिविर लगाकर लाखों लोगों को लाभ दिया गया है। आपने देखा, हमने राजिंग राजस्थान किया। राजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU हुए, 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे। और अभी मैं देख रहा था, जब मैं आपके शिविर में गया था, मैंने देखा कई मेरे युवा भाई 2 करोड़ रुपए का उनको विश्वकर्मा योजना में लोन मिला है, उसके लिए वो अपना खुद का व्यवसाय खोलेगा। मेरे युवा साथियों, क्योंकि हमने लगातार वैकेंसी तो हम निकाल रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,53,000 प्रक्रियाधीन है। और आपने देखा होगा युवा दिवस
स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को हमने पूरा 1 साल का कैलेंडर 1 लाख नौकरियों का निकाल करके दिया है। मेरे युवा भाई बहनों, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। यही नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे युवा का जो टैलेंट है, हमारे राजस्थान का युवा बहुत मेहनती है, बहुत विवेक वाला है, उसके अंदर टैलेंट है। हम चाहते हैं कि वो नौकरी लेने वाला भी बने और नौकरी देने वाला भी मिले। इसलिए हम युवा नीति लेकर के आए हैं। उसमें हम आपको लोन भी देंगे और बिना ब्याज का भी देंगे। हम राजस्थान की जनता के बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के आए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और आप चिंता मत करिए, हमारे इन ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से हमारे किसान को जिस योजना का फायदा मिले, अगर फार्म पॉन्ड उसको मिलना है तो वो भी मिलेगा। आपके यहां डिग्गी की आवश्यकता है, आपने देखा होगा, एक बार उन्होंने कहा कि साहब डिग्गी का हम नहीं देंगे। हम दिल्ली गए, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जी से उसी दिन ऑर्डर निकलवाए कि मेरे किसान को डिग्गी के बिना काम नहीं चलेगा। कई तो हमारे भाई ऐसे जो साल भर का पानी उसमें रखते हैं और टांका बना करके और उस पानी का उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए जीवनदायिनी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके डिग्गी भी बनाएंगे, आपके किसान की सुविधा भी देंगे और लगातार हमारी सरकार उनके लिए काम कर रही है। बारां जिले में अंता में एनटीपीसी की ओर से 2 दिवसीय ग्रामीण विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। एनटीपीसी के महाप्रबंधक श्री अनिल बवेजा ने विजेता और उप विजेता टीमों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। महाप्रबंधक श्री अनिल बवेजा ने कहा कि एनटीपीसी बिजली उत्पादन के साथ साथ क्षेत्र के विकास में भी योगदान दे रही है। इसके लिए क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण सहित अलग अलग तरह के शिविर लगाकर आमजन की मदद के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स और कबड्डी सहित 23 विद्यालयों की 950 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। भाग लेना जरूरी है, हार जीत तो लगी रहती है। हार जीतना तो सिर्फ एक ही टीम को है, लेकिन आपने उसमें भाग लिया, यही आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। और ये चूंकि सक्सेसफुली सफलतापूर्वक ये समाप्त हुआ है खेलकूद, तो इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के रोशंदा ग्राम में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए। चौपाल में एएनएम मौसमी मीना ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र भवन रोशंदा में पिछले कई वर्षों से बिजली कनेक्शन नहीं है, जिस पर कलेक्टर ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। ग्रामीणों ने बस सेवा शुरू करने और क्षतिग्रस्त सड़क के सुधार की मांग की। जिला कलेक्टर ने सभी मांगों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। सीकर जिले के नीमका थाना में चिकित्सा विभाग की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि नीमका थाना क्षेत्र के गांव लाखा की नांगल में चिकित्सा विभाग की ओर से विशेष शिविर लगाया गया। इस शिविर में क्रेशन जोन में कार्यरत खनिज श्रमिकों की सिलिकोसिस की स्क्रीनिंग की गई और इस रोग के बारे में श्रमिकों को जागरूक किया गया। शिविर में 110 श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई और एक्सरे किया गया। शिविर में विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों ने सेवाएं दी। नसीराबाद के राजकीय महाविद्यालय में कला, संस्कृति और बालिकाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, महिला प्रकोष्ठ, साहित्यिक व सांस्कृतिक मंच और IQAC के संयुक्त तत्वाधान में शास्त्रीय कथक नृत्य कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में अजमेर कथक कला केंद्र की अध्यक्ष एवं विविधा कला व सांस्कृतिक संस्था अजमेर की निदेशक सुश्री दृष्टि रॉय ने महाविद्यालय की 62 छात्राओं को कथक नृत्य की बारीकियां और पारंपरिक गुर सिखाए। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सोनाली गोयल ने बताया कि इस अवसर पर दोनों संस्थाओं के बीच एक MOU भी किया गया। इसके तहत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 3 संयुक्त गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
चूँकि हम जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मदन लाल जी शर्मा जी बहुत ही रुचि रखते हैं कला संस्कृति में, और विशेष रूप से बालिकाओं के लिए उन्होंने कई योजनाएं अभी सरकार की तरफ से दी भी जा रही हैं। तो उन्हीं को आत्मसात करते हुए, उन्हीं को साथ लेते हुए हम लोगों ने बालिकाओं के लिए एक छोटी सी कार्यशाला आयोजित की, जिसमें बालिकाओं को कथक नृत्य, जो कि हमारे भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उसके बारे में, उसके क्रियात्मक पक्ष के बारे में, उसका जो भावनात्मक और जो राजस्थान की संस्कृति से जिस तरीके से वो जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बालिकाओं को बहुत ही रोचक रूप से बताया। और इसका जो मैं श्रेय देती हूँ वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी देती हूँ, और साथ ही मैं गोविंद सिंह गुर्जर कॉलेज के जितने भी प्राध्यापक हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं, उन लोगों को भी देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद और अजमेर कथक कला केंद्र की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दृष्टि रॉय, उनके साथ हमने उनकी संस्था के साथ में एक MOU साइन किया है, और इसी के साथ आज एक कथक नृत्य पे वर्कशॉप भी आयोजित की गई है, जिसमें दृष्टि रॉय मैडम ने लगभग 60 बालिकाओं को कथक नृत्य की जो बारीकियां हैं, जो शुरुआती जो उनका स्टेप्स हैं, वो सिखाए हैं, और बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ में ये सीखा है। सिरोही के रेवदर उपखंड क्षेत्र में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने राज्य सरकार के ग्राम उत्थान शिविर और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने सोरडा गिरदावर सर्किल में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई परिवादों का मौके पर ही समाधान कराया। शेष मामलों के लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की भी समीक्षा की। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र 148 रेवदर में भरे गए फॉर्म 6, 7 और 8 की जांच की और BLO बैठक लेकर कार्य प्रगति की जानकारी ली। आयुक्त ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और सभी आवेदनों का समय पर निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आगामी 11 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है। लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बार भी बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट को लेकर पुष्कर के निकटवर्ती गांव देवनगर कडेल एवं कवलाई के ग्रामीणों ने जनसंवाद व बैठक का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान, अभिभावक, युवा एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें ग्रामीणों ने किसान हितों और नई शिक्षा नीति को लेकर अपनी अपेक्षाएं साझा की। चालू वर्ष के अंदर अतिवृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। फसलें बहुत कमज़ोर हुई है, अभी भी पाला पड़ा है, ओले पड़े हैं। इसको देखते हुए हमारा किसान वर्ग का सबसे राज्य सरकार से निवेदन है कि किसानों का जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है पूर्णतः एक बार माफ़ करना चाहिए। इससे किसान का आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो और किसान की जो कमर टूटी है उसमें किसानों को वापस आर्थिक सबल मिले। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो कहना यही है कि ये जो मंडियां हैं, इन मंडियों के अंदर जो सरकार का कर्मचारी वहाँ लगाते हैं, उसके ऊपर इतना पाबंद होना चाहिए कि भाई रोज़ की जो ना रेट लिस्ट वो ओपन करे, और ये जो बीच का जो सिस्टम है ना इनका बिचौलियों का, वो ख़त्म करके किसानों को डायरेक्ट किसी पार्टी से डायरेक्ट किसान को वो बेनिफिट मिले, तब तो जाके किसान की कोई आय दुगनी होगी, नहीं तो किसान वहीं का वहीं रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुजय समाचार और आज हम मौजूद हैं पुष्कर के निकटवर्ती गांव देवनगर। यहाँ पर कुछ देवनगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के कुछ गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। आगामी 11 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होने वाला है और उसको लेकर क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ किसान वर्ग, युवा वर्ग के लिए क्या डिप्टी CM दिया कुमारी द्वारा राजस्थान को सौगात मिलनी चाहिए। जी, सबसे पहले सुजस पर आपका स्वागत है। आगामी 11 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? किस प्रकार किसान वर्ग, युवा वर्ग को, आम जन को धन्यवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी का, कि उन्होंने जो पिछले 2 बजट में जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं का क्रियान्वयन हुआ है। झूठी घोषणाएं उन्होंने नहीं की है, उन्होंने वही घोषणाएं की है जो मौके पे हो सकती है, वैसी ही उन्होंने घोषणा की है। और मैं आने वाले बजट में पुष्कर के लिए मैं सोच रहा हूँ कि टनल, जो पुष्कर घाटी की भारी समस्याएं हो रही है,
वो टनल के रूप में स्वीकृति हो। मैं जो सालासर पुष्कर जाने के लिए देवनगर से खोरी के मध्य डबल सड़क की जो हमारी मांग है वो सड़क की इस बजट में पूर्ति हो, ऐसी आशा करते हैं। और भी बहुत कुछ पुष्कर में गुलाब की खेती है, आंवले की खेती है, और जो ब्रह्मा की नगरी है वहाँ जो कॉरिडोर की बात की जा रही है, इन सब को लेकर हम आशान्वित हैं कि ये सारी चीज़ें इस बजट में उनके लिए बजट का प्रावधान रखेंगे। इसमें किसान वर्ग को कैसे क्या लाभ हो, और साथ साथ ही जो शिक्षा क्षेत्र के अंदर क्या, जैसे भी नया सिलेबस आने वाला है इस साल से, उसमें जो बदलाव किया है उसको लेकर क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं किसान वर्ग, जैसे मैंने कहा, विश्वविख्यात गुलाब की खेती पुष्कर के आसपास ही होती है। इतनी अच्छी जो गुलाब की खेती विश्व में कहीं नहीं होती है जैसी पुष्कर में होती है। तो इसको लेकर बहुत सारी आगे अपॉर्चुनिटी है। वो यदि सरकार इस पे ध्यान दे तो इससे और ज़्यादा इस एरिया में प्रगति हो सकती है, क्योंकि इन पिछले 2 वर्षों में अच्छी बारिश होने से पुराना जल स्तर जो लेवल था इस इलाके में वो हो गया है। तो अब यहाँ गुलाब वापस उसी मात्रा में महकने लगा है। तो सरकार यदि इस ओर ध्यान देगी, इसके निर्यात की ओर ध्यान देगी, इससे बनने वाले प्रोडक्टों पे ध्यान देगी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये किसानों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। और ऐसे ही आंवले का व्यवसाय भी पुष्कर क्षेत्र में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। उसकी भी पूरी संभावनाएं इस क्षेत्र में नर्सरियों के रूप में, नर्सरी पूरे राजस्थान भर की सबसे ज़्यादा नर्सरियों का कार्य यहाँ पुष्कर क्षेत्र में। तो इन तीनों चारों चीज़ों पे यदि ध्यान दिया जाएगा तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले किसानों को फ़ायदा होगा। जो नई शिक्षा नीति है उसको, जो नई बात आपने कही उसमें मैं कहूँगा कि वर्तमान सरकार ने जो गलत इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा था, जो गलत लोगों को विषय रखा जा रहा था, उसमें सरकार ने सुधार करके सही इतिहास और जो अपना देश का वास्तव में जो अपने देश की पहचान थी, अपने देश की छवि थी, वो करने का जो सरकार ने प्रयास किया है। और शिक्षा का मतलब पॉजिटिव वे जो होना चाहिए उसकी ओर सरकार ने ध्यान दिया। मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक अच्छा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने किया है। तो ये थे हमारे साथ में महेंद्र सिंह मजेवाला जी, और इन्होंने वाकई में सही कहा है कि पुष्कर क्षेत्र में किसान वर्ग के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर जो जिस प्रकार इन्होंने बताया है, गुलाब की खेती है, आंवले की खेती है, और अन्य जो फलदार जो यहाँ पर बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं, उसमें अगर किसान वर्ग के साथ में राजस्थान सरकार इसमें अगर ध्यान देती है और उनके कार्य के अंदर अगर सहयोग करती है तो किस प्रकार उनको लाभ मिल सकता है। और शिक्षा नीति को लेकर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी जो जानकारी दी है। फिर भी देखते हैं कि वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी के द्वारा क्या कुछ 11 फरवरी को रहने वाला है। सीताराम गहलोत, सुजय समाचार, पुष्कर। टोंक जिले के देवली में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 49 व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए। सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी के निर्देशन में 48 लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन मौके पर ही जारी किए गए। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर मदन लाल गुर्जर ने व्यापारियों को लाइसेंस वितरित कर मोटे अनाज की उपयोगिता बताई। इसके साथ ही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के जरिए आमजन को जागरूक किया। ये देखो, आमजन को शुद्ध आहार वितरण करने के लिए आज देवली कस्बे में उसके तहत एक फूड लाइसेंस का कैंप लगाया, जिसमें देवली के व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें 39 लोगों ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए आवेदन जाहिर किए, जिनमें से 48 लोगों को हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया, 8 बड़े लाइसेंस जारी किए और एक आवेदन लेट प्राप्त हुआ, उसका कार्यालय में जाके इश्यू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में टिब्बी ब्लॉक के गिरदावर सर्किल शेरेका में शिविर हुआ, जिसमें तहसीलदार श्री हरीश कुमार टाक के नेतृत्व में राजस्व टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की। शिविर में कई सालों से लंबित भूमि विवाद को आपसी सहमति से मौके पर निस्तारण किया गया। कृषक परमजीत कौर और हरजिंद्र सिंह को मौके पर दस्तावेज सौंपे। किसानों ने जमीन का स्पष्ट मालिकाना हक पाकर खुशी जताई। शिविर में कुल 13 विभागों के अधिकारी शामिल हुए और ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया। यह शिविर त्वरित न्याय और सरकारी सेवाओं के आसान लाभ का उदाहरण बना। सरकार द्वारा ग्रामोत्थान सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। टिब्बी में भी सफलतापूर्वक इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत
जो कृषि विभाग है, जैसे तारबंदी के आवेदनों की वर्तमान स्थिति है, डिग्गी के आवेदन है, पाइपलाइन के आवेदन है, वो सब किए जा रहे हैं और पूरी जानकारी दी जा रही है। सोइल हेल्थ कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं, मिनी किट भी वितरित की जा रही है। तो अभी लोगों को पूरा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है और पूर्णतः जानकारी मिल रही है, तो व्यावहारिक रूप से नहीं मिल पाती है। और लोगों का उत्साह भी है। इसी प्रकार उद्यानिकी विभाग के जैसे फुहारा संयंत्र है, ड्रिप के आवेदन है, सोलर पंप के बारे में लोग पूछ रहे हैं, जान रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में भाग ले रहे हैं। ऐसे ही कृषि विपणन विभाग है, उसके द्वारा भी अ, अच्छा काम किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड आदि के आवेदन भी मिल रहे हैं। सहकारिता विभाग है, पशुपालन विभाग, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों का पंजीकरण किया जा रहा है। और डेयरी, आरसीडीएफ, मत्स्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी युवा स्वरोजगार योजना हेतु आवेदन अधिक संख्या में आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। हाँ, तारीख 6 तारीख को जिस प्रकार राजस्थान सरकार कैंप आयोजन कर रही है जगह जगह, और मुझे इस कैंप के बारे में पता चला। ये कैंप रेका गांव के अंदर लगा हुआ था और मेरा खाता विभाजन का काम था, वो काफ़ी समय से पेंडिंग था और तहसीलदार जी ने इस कैंप के माध्यम से वो मेरा खाता विभाजन का काम कंप्लीट। कृषि विभाग की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चेची में ग्राम आंदोलन शिविर आयोजित किया, जिसका उद्देश्य किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान गांव में ही करना था। शिविर में आशुतोष सुरेश गिरी गोस्वामी ने मंगला पशु बीमा योजना, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त ग्राम, पाइपलाइन विस्तार, कृषि यंत्र अनुदान, जैविक खेती और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी दी। वहीं बैलों से खेती प्रोत्साहन योजना के तहत किसान मनोहर लाल को 30,000 रुपए की सहायता दी। इसके अलावा शिविर में 27 किसानों को वित्तीय मदद प्रदान की गई। शिविर में अल्पावधि ब्याज मुक्त फसल ऋण और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई। शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक ही स्थान पर विभिन्न विभागीय सेवाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। अजमेर में सड़क विकास पर 110 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। ये कार्य शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, नाला एवं सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए होंगे। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बीते 1.5 वर्ष से अनवरत चल रही है और आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी। अजमेर शहर में सैकड़ों करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का उल्लेख करते हुए बताया कि मरीजों की सहायता के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्पीकर हेल्प डेस्क प्रारंभ की गई है। इससे अब तक लगभग 12,000 मरीजों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि अजमेर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर आर्थिक स्वीकृति लगातार दी जा रही है और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इससे गंभीर रोगों का उपचार अब अजमेर में ही संभव हो सकेगा। अजमेर में उत्तर में हो रहे निरंतर विकास की प्रक्रिया में आज आनंद नगर, विकासपुरी और कैलाशपुरी, इनमें आज 21.5 लाख की लागत के कामों का श्री गणेश किया है। उसमें सड़कें भी हैं, नाली भी है। चूँकि ये वार्ड काफ़ी दिनों से प्रयत्न कर रहा था, लोग परेशान भी थे। सड़क तो पहले बनवाई, लगभग यहाँ पानी की कमी थी तो 87 लाख की लागत से पाइपलाइन भी डलवाई, तो लगभग 2 करोड़ के काम इस वार्ड में इस 2 साल के ड्यूरेशन में किया है। मैं सोचता हूँ कि विकास का काम हम निरंतर जारी रखेंगे और अजमेर में भी लगभग 2,000 करोड़ के काम स्वीकृत हुए हैं। लगभग 1,500 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ भी जारी हुई हैं। वो लगता है कि आगामी 1.5 साल में सारे काम धरती पर आकर के लोगों की आंखों से दिख सकेंगे और हम सब लोग मिलकर के इस अजमेर को राजस्थान के नक्शे में उभर करके हम लाएंगे। सबके सहयोग से
अब अजमेर शैक्षिक नगरी भी कहलाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं की 2 विषयों की परीक्षाओं के समय में बदलाव किया है। बोर्ड सचिव श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी 17 फरवरी को होने वाली कंप्यूटर विज्ञान और 24 फरवरी को आयोजित चित्रकला विषय की परीक्षाएं अब सुबह की बजाय शाम की शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के अनुसार शाम की शिफ्ट की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक संचालित होंगी। बोर्ड प्रशासन ने संबंधित विद्यालयों और विद्यार्थियों से संशोधित समय के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने की अपील की है। कक्षा 12 के जो 2 पेपर जिनकी तारीख 17 फरवरी और 24 फरवरी थी, वो पहले सुबह की शिफ्ट में थे, अब उनको शाम की शिफ्ट में किया गया है। और शाम की शिफ्ट का जो टाइम रहेगा वो 2 बजे से 5:15 तक रहेगा। ये सब्जेक्ट है 17 तारीख को जो होने वाला था सुबह की शिफ्ट में ही कंप्यूटर विज्ञान कोड नंबर 3, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कोड नंबर 4, ये 17 को अब सुबह ना होकर 2 बजे से 5:15 तक ये रहेगा उसी तारीख की। इसी प्रकार से जो पहले 24 तारीख को जो पेपर चित्रकला का था सुबह की शिफ्ट में 17 कोड नंबर से, वो अब शाम की शिफ्ट में होगा 2 बजे से लेकर 5:15 तक। ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। तिथि में बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ टाइम में बदलाव हुआ। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।